हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अभिषेक त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कंटेंट फॉर यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस में। दोस्तों, आज तारीख है 30 अगस्त 2022। आज दोस्तों हम यहां पे अपने इंडियन एक्सप्रेस के कुछ ज़रूरी एडिटोरियल्स और कुछ ज़रूरी करंट अफेयर्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर एडिटोरियल्स की बात करोगे तो आपको यहाँ पे आज के डेट में 3 एडिटोरियल हैं। 3 एडिटोरियल में बेसिकली क्या है दोस्तों कि एक यूएस के इन्फ्लेशन को लेकर है। आपको मैंने संडे के करंट अफेयर में शायद पढ़ाया था, आपको याद ना हो, पर मैं फिर से बता देता हूँ कि इस टाइम क्या है कि 40 साल 1982 में इतनी महंगाई थी जितनी आज यूएस में है। और आप देखोगे कि इंटरडे के हिसाब से रुपए की थोड़ी सी वैल्यू गिर भी गई। तो यही उस आर्टिकल में डिस्कस है कि कैसे जो है थोड़ा सा टैकल करने के लिए उन्होंने टाइटन पॉलिसी को अपनाया है। तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉर्मल बेसिक न्यूज़ है। ये अभी 2-3 दिन और कवर होगी। अगर और ये डिटेल या होलिस्टिक वे में आती है तो मैं ज़रूर इसको डिस्कस करूँगा। एक एडिटोरियल बेसिकली क्या है दोस्तों कि थोड़ा सा वर्ण व्यवस्था को क्रिटिसाइजिंग को लेकर है। वर्ण व्यवस्था में क्रिटिसाइजिंग को लेकर इन द सेंस आप समझने की कोशिश की कि जो राजस्थान में इशू नहीं भी हुआ था कि एक दलित ने मटके से पानी पी लिया था, तो इस मामले में उसको पीट पीट के मार दिया गया। तो कुछ थोड़ा सा उसके कंटेक्स्ट में वर्ण व्यवस्था को लेकर है कि कैसे ब्राह्मणों ने अपना डोमिनेंस दबदबा बनाया हुआ है और अभी भी जो है कास्ट को लेकर ही इंसान ऑक्यूपेशन वगैरह अपना चुनता है, काम काज चुनता है, तो उसको लेकर है। और एक एडिटोरियल बेसिकली दोस्तों आप एथिक्स के केस हिस्ट्री से रिलेट कर सकते हो। एथिक्स के केस हिस्ट्री से रिलेट जो अभी ट्विन टावर्स गिराए गए हैं, आपने न्यूज़ में सुना होगा ना, बहुत मतलब बड़ी न्यूज़ थी ये, काफ़ी हद तक दिन तक ये कवर में रहा था, अभी भी ये चर्चा में है। तो जो ट्विन टावर्स गिराए गए हैं उसको लेके बेसिकली कुछ बातें लिखी हैं। आप देखोगे कैसे वो ट्विन टावर्स गिराए जा रहे थे, लोगों के लिए वो मजे का या हंसी ठिठोली की बात थी। कैसे न्यूज़ चैनल्स उसको कवर कर रहे थे, लोग कैमरा लेके बैठे थे गिरने पर, मतलब किस तरीके से 12 सेकंड में इतनी बड़ी बड़ी इमारतें जो कि कुतुब मीनार से भी बड़ी थी उनको गिरा दिया गया। लोगों के लिए कैसे मतलब अपने आप में खुशी की बात थी। तो थोड़ा सा दोस्तों एथिक्स के रिगार्डिंग में यहाँ पे कुछ बातें कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है, दूसरी तरफ वो लोगों की खुशियां जो उन लोगों ने रहने का सपना देखा था और जो लोग अपने टीवी स्क्रीन पे देख के यहाँ मजा पा रहे हैं, उन लोगों के दिल पे क्या गुजरी होगी जिनके सामने ये चीज गिरा। तो थोड़ा सा एथिक्स की केस हिस्ट्री को लेकर है कि अगर आपके हद तक में होता तो आप क्या करते। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको थोड़ा एक ओवरव्यू बता दिया। बाकी आप करंट अफेयर में देखोगे दोस्तों तो आज जियो के बारे में बातें हैं। जियो के बारे में देखोगे कि कल जो है मुकेश अंबानी ने 5G प्लान के लिए बातें कर दी कि 5G प्लान जो है मेट्रोपॉलिटन सिटीज वगैरह में आएगा। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे। और दोस्तों देखोगे कि पॉस्को की रिपोर्ट आई है और एनसीआरबी की रिपोर्ट है। इसमें क्या होता है तो देखोगे कि कैसे क्राइम रेट दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। तो इसके रिगार्डिंग ये है कि और साथ में सेडिशन के चार्जेस को भी लेकर न्यूज़ है कि आप देखोगे आंध्र प्रदेश में किस तरीके से सेडिशन के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ गए। लास्ट ईयर तक एक भी नहीं थे और सबसे ज़्यादा सेडिशन की गिरफ्तारी इस साल हुई है। तो इन चीज़ों को यहाँ पे आप देखोगे। ठीक है दोस्तों, तो अब ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए दोस्तों सबसे पहली न्यूज़ को कवर करेंगे। यहाँ पे जो है हम बेसिकली देखेंगे जियो 5G के बारे में। जियो 5G में क्या है दोस्तों कि देखिए यहाँ पे क्या है कि मुकेश अंबानी ने कल ये ऐलान कर दिया कि जियो 5G जो होगा, मैनेजिंग डायरेक्टर रिलायंस के जो हैं उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि 5 मेट्रो सिटीज़ में जियो है बेसिकली आ जाएगा, 5G आ जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने नाम बताया मेट्रो सिटीज़ में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। तो आप देखोगे दोस्तों कि थोड़ा सा इसके रिगार्डिंग में कुछ बातें हैं वो पहले डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे एनसीबीआर की जो रिपोर्ट है उसको डिस्कस करेंगे कि बेसिकली जो 5G की इंटरनेट कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट बनाई गई ना, जो नेटवर्क प्लान बनाया गया, ये बेसिकली 2 टाइप का, एक स्टैंडिंग अलोन, एक नॉन स्टैंडिंग अलोन। तो आइए दोस्तों इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन्ड वाले सेक्शन में पेज नंबर 9 में इसके बारे में बेहतर लिखा है, तो मैं डायरेक्ट आपको इसी पेज पे लाया और इसी पे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया है। आप देखोगे दोस्तों कि जियो स्टैंड लोन 5G स्ट्रक्चर हाउ इट वर्क, तो इसके बारे में कुछ बातें लिखी हैं। मैं दोस्तों थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ, आप चाहो तो पॉज करके भी अच्छे से इसको पढ़ सकते हो। बेसिकली क्या है दोस्तों कि 5G नेटवर्क के बारे में यहाँ पे बातें लिखी बताई जा रही हैं कि देयर इज जनरली 2 टाइप्स द नेटवर्क, एक स्टैंड अलोन होगा, एक नॉन स्टैंड अलोन होगा। एक स्टैंड अलोन मतलब यह है कि जिसपे इन्वेस्टमेंट एलोकेट करके खुद बनाने की कोशिश की गई है, और एक नैंड स्टैंड अलोन, नॉन स्टैंड अलोन बेसिकली वो है कि जो 5G के 4G के जो नेटवर्क होंगे ना वो 5G की सुविधा देने लगेंगे। तो यहाँ पे 2 बातें लिखी हैं। अब आप देखोगे दोस्तों कि बेसिकली यहाँ पे वो बात आपको समझ में आ रही है कि अभी तक क्या है दोस्तों, देखिए ये बात सच है कि अभी आप मार्केट में लेने जाओगे 5G फोन तो बेहतर है कि आपको 25 से 30 हज़ार रुपए का कम से कम ऑलमोस्ट पड़ेगा। मतलब अब मुझे अच्छे से याद है जब 4G फोन मार्केट में नया आया था तो मेरे ब्रदर ने लिया था, तो उस टाइम उसकी कॉस्ट उसको 17-18 हज़ार रुपए पड़ी थी। तो अब आप सोचिए अब कम से कम 5G फोन लेने के लिए आपको 25 से 30 हज़ार रुपए नॉर्मल खर्च करने पड़ेंगे। तो यही यहाँ पे थोड़ी सी एग्जिस्टिंग वैल्यू को, ऑफशोर बजट को, कस्टमर की बजट को लेकर यहाँ पे बातें की जा रही हैं। आप देखोगे दोस्तों कि यहाँ पे बात क्या है, तो देखोगे दोस्तों यहाँ पे बात क्या है कि स्टैंड अलोन के नेटवर्क के बारे में यहाँ बताया जाता है। द स्टैंड अलोन प्रोवाइड access to the full 5G capabilities and the new network functional such as slicing which allows the greater flexibility to operators to efficient use their spectrum holding। तो वही अपने स्पेक्ट्रम नेटवर्क को होल्ड करने के लिए जो 5G का जो स्टैंड अलोन नेटवर्क होगा, 2 पार्ट में मैंने आपको बताया ना, याद रखना दोस्तों, ये स्ट्रक्चर वे में मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 2 टाइप्स के प्लान है, एक स्टैंड अलोन, एक नॉन स्टैंड अलोन। तो स्टैंड अलोन में बेसिकली आएगा कि बेसिकली 5G स्पेक्ट्रम एलोकेट किया गया तो 5G के बेसिस पे होगा। जो नॉन स्टैंड अलोन होगा इसके बारे में क्या है दोस्तों कि ये 4G को ही अपडेट करके 5G बनाने की कुछ हद तक कोशिश की गई है। तो आप देखोगे दोस्तों कि
थोड़ा सा यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे लिखा है कि हाउ 5G स्मार्टफोन्स इकोसिस्टम इन इंडिया शिफ्ट। तो देखोगे दोस्तों यहाँ पे जो बात है लिखा है अंटिल द जून 2022 सैमसंग हैज बजट शेयर ऑफ द 5G स्मार्टफोन सोल्ड इन द कंट्रीज विद अ मार्केट शेयर ऑफ द 24% फॉलोड बाय द Vivo 13% एंड द OnePlus 13%। तो यही है पे दोस्तों कि जो मोबाइल कंपनीज के जो शेयर हैं दिन पे दिन, अब जाहिर सी बात है जो कंपनी थोड़ा सा फ्यूचर अपडेट आपको करके देगी तो उनका उस स्पेक्ट्रम पे, उस स्पेक्ट्रम कह रहा हूं सॉरी, उस कंपनी के शेयर होल्डिंग पे जाहिर सी बात है थोड़ा सा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब देखिए 5G नेटवर्क्स तो अभी कुछ ही कंपनीज के पास है ना, तो अब BSNL तो अभी भी 3G में ही चल रहा है, 4G में अपडेट नहीं हो पाया है ढंग से। तो यही बातें हैं कि अभी भी कुछ नेटवर्क्स तो कुछ ही लोगों के पास है ना, तो इसी के रिगार्डिंग आप अपनी सुविधा लाइए, हम आपकी सुविधा को अपडेट करते हैं। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा शेयर होल्डिंग का यहाँ पे खेल है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सैमसंग जो है हाईएस्ट 5G स्मार्टफोन का शेयर होल्डर है, जिसमें 24% है, Vivo 13 है, OnePlus 13 है। तो देखिए दोस्तों ये जो शेयर होल्डर की बात होती है ना, इससे क्या होता है कि प्राइसेस भी थोड़े से फ्लैक्चुएट भी होते हैं। अब जाहिर सी बात है जिसका ज्यादा शेयर होगा तो वो ज्यादा प्रॉफिट एंटिटी गेन करेगा, और जिसका कम शेयर होगा वो थोड़ा सा कम प्रॉफिट एंटिटी गेन करेगा। तो वही सारी बातें हैं। अब आप देखोगे दोस्तों कि ब्रॉडली हाउ विल द 5G बेनिफिट्स कंज्यूमर। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों कि देखोगे कि प्रॉमिस किया जा रहा है कि देखिए नेटवर्क की एंटिटी में अभी क्या है कि 4G की जो स्पीड है उसको बताया जाता है कि 100 MB पर सेकंड, ठीक है। और अब जो 5G क्या आएगा वो 10 GPS के हिसाब से, 10 GPS पर सेकंड के हिसाब से। तो ये थोड़ा सा नेटवर्क एलोकेशन में बात है, नेटवर्क की स्पीड को बात है। अब देखिए कितना हद तक कितना सही है वो तो जब आएगा तभी पता चलेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो जरूरी बात थी वो मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों थोड़ा सा देखोगे कि मई 2019 में एरिक्सन कंपनी है बेसिकली, पहले फोन आता था सोनी एरिक्सन का, तो एरिक्सन कंपनी का एक थोड़ा सा मतलब कहना है, कॉमन बिलीफ है 5G के नेटवर्क के तहत कि 5G नेटवर्क को बेसिकली क्या है कि आप अर्बन एरियाज में तो दीजिए, रूरल एरियाज में तो जाहिर सी बात है उतना सक्सेस है नहीं। 5G को अभी भी आप अर्बन एरियाज में दीजिए और साथ में आप कोशिश करिए ब्रॉडबैंड फोकस पे, ब्रॉडबैंड नेटवर्क्स पे आप फोकस करोगे तो आप ज्यादा एंटिटी प्रॉफिट्स को गेन कर पाओगे। तो यहाँ पे एरिक्सन की ये रिपोर्ट है। अब आप देखोगे दोस्तों कि यहाँ पे जो बात लिखी जा रही है, द कंज्यूमर expected to able to stream video seamless wherever they are, regardless how many others are trying to do the same. Upgrading to the 5G could bring rapid to relieve the consumer suffering from the capacity constraints in their networks, Ericsson report. तो वही सारी बातें हैं कि देखिए दोस्तों क्या है कि जो 5G के आने की वजह से आपको कॉमन लाइफ की बेसिस पे बात करूं, पहले जब हम लोग 3G में वीडियो कॉल पे बात करते थे तो वो पिक्चर क्लियरिटी नहीं थी, लेकिन आप देखोगे कि कोविड पैंडेमिक जब आया तो लोगों को जोड़ने का काम स्मार्टफोन्स ने किया। आप अपने मामा और चाचा के घर 2 साल से बेशक न जा पाए हो, लेकिन उनको आपने एक अच्छी कनेक्टिविटी 4G के थ्रू, एक बेस्ट कनेक्टिविटी के थ्रू आपने उनसे बात की। तो यही है कि जो पिक्चर क्वालिटी, जो वीडियो क्वालिटी है वो और 5G के आने से इंप्रूव हो जाएगी। तो ये सारे फीचर्स हैं। अब आप देखोगे लास्ट में यहां पे लिखा है ऑल्सो गिवन द हाई इन्वेस्टमेंट दैट वुड बी द गिवन टिपिकली गॉन टू द स्टैंड अलोन मोड्स, operators would look at the designing high margin offerings for the business customers on these networks. Comparatively, the earlier rollout timelines, low infrastructure cost would make the non standalone. तो यही दोस्तों देखिए थोड़ा बीच की खाई को बताने की कोशिश कर रहा है कि जाहिर सी बात है थोड़ा सा बीच का डिफरेंस तो क्रिएट हो गया स्टैंड अलोन नॉन स्टैंड अलोन के बीच में। अब जो अपना खुद का स्पेक्ट्रम एलोकेट करके आगे बढ़ रहे हैं, जैसे एलोकेट हुआ 5G, तो वो अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। अब देखिए दोस्तों खुद मुकेश अंबानी ने 89 लाख करोड़ रुपए इसके लिए एलोकेट किए हैं, और जो नॉन स्टैंड अलोन है तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उतना जो है बिल्डअप नहीं रहेगा। तो यही पे यहाँ पे बातें थी, ठीक है दोस्तों। जो आपके काम का था वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब दोस्तों इसी सेक्शन पे ही फ्रंट पेज पे अभी बाद में जाएंगे दोस्तों। इसी सेक्शन पे देखिए थोड़ा यूनाइटेड नेशन के यहाँ कंसर्न्स की बातें हैं CTTs को लेके, इसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। और उसके बाद जस्ट बगल में नासा की जो न्यूज़ कल आपने सुनी होगी ना कि कैसे जो है उनके जो है कल स्पेस सैटेलाइट में जो है आर्टेमिस 1 मिशन छोड़ा गया था, बाद में उन्होंने थोड़ा सा अपने मिशन को अबॉर्ट कर दिया। 4 इंजन में से एक इंजन में से हाइड्रोजन फ्यूल जो है लीक होने लगा, तो थोड़ा सा ओवर हीटिंग की वजह से ये जो है स्पेसक्राफ्ट प्रोग्राम को, लॉन्चिंग प्रोग्राम को थोड़ा अबॉर्ट कर दिया। अबॉर्ट करने के साथ थोड़ा सा देखोगे कि ये जो मतलब नया मिशन है इसके तहत उसकी क्या खूबियां हैं कि मार्स पे मून पे क्या ह्यूमन की लाइफ सस्टेन है, मतलब क्या उसकी फाइंडिंग करने के लिए भेजा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों को देख लेंगे। अब आए हैं स्पेस पे तो दोनों इसी को देख लेते हैं एक साथ ही। देखिए दोस्तों कि यहाँ पे क्या है कि CTTs की बात करी है कि कैसे आप देखोगे कि एक एग्रीमेंट ऑफ ब्रीच की यहाँ पे बात है कि कैसे सी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को कंट्रोल करने की यहाँ पे बात की जा रही है। पहले क्या था दोस्तों कि द प्रपोज ट्रीटी की यहाँ पे बात है कि द पेरिस एग्रीमेंट फॉर द ओशियन, द ट्रीटी डील विद द बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड द नेशनल जुरिडिक्शंस हैज बीन अंडर द डिस्कशन। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों कि पहले जो पेरिस की ट्रीटी थी ना उसमें यह प्रपोज किया गया था कि जो सी शोर का जो एरिया होगा, जो सी का एरिया होगा, उसमें ट्रीटी के बियॉन्ड क्या किया गया कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमी को बंद कर दिया गया। एक्सक्लूसिव इन द नॉमी मतलब समझने की कोशिश करिए कि थोड़ा सा मैन की जो हरकतें हैं, जैसे मछलियां पकड़ना हो गया, मैन ड्रिलिंग हो गया, पेट्रोलियम के लिए जो खोजबीन हो गया, तो इसको थोड़ा सा अबॉर्ट किया गया, इस प्रोसेस को अबॉर्ट किया गया। इस अबॉर्ट के प्रोसेस में क्या है दोस्तों कि थोड़ा सा एक दायरा तय किया गया। दायरा समझने की कोशिश करिए कि कोस्ट लाइन के तहत
जो था उसमें नॉटिकल माइंस को बेसिकली क्या आइडेंटिफाई किया गया कि 370 किलोमीटर तक इनटू सी, बहुत मतलब कह सकते हो कि एज अ टिपिकल जोन इन द सेंस समझने की कोशिश की कि हाई सीज लेवल है, तो आप इसके अंदर हद तक जाके पेनिट्रेशन नहीं कर सकते हो, इन्वायरमेंट को डिग्रेड नहीं कर सकते हो। तो यही कुछ बातें यहां पे लिखी। अब देखिए दोस्तों यहां पे लिखा है द पैंडेमिक रिजल्ट्स इन डिलेज लेटर, मतलब ये चर्चा जो है बहुत दिन से चली आ रही थी, फिर बीच में क्या हुआ कि कोविड पैंडेमिक भी आ गया, तो कोविड पैंडेमिक के चलते जो है इस पे उतनी प्रॉपर इफेक्टिव वे से बातचीत नहीं हो पाई। तो आप देखोगे करंट टाइम क्या है कि यूएस और यूके ने और साथ ही 100 कंट्रीज ने मिलकर, उसमें इंडिया भी आता है, 30/30 का गोल किया। 30/30 मतलब इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि 2030 तक 30% आपको ओशियंस को प्रोटेक्ट करना है। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे जो है ट्रीटी में बात की गई। अब ट्रीटी में आप देखोगे कि करंट टाइम में क्या है दोस्तों कि न्यू रूल्स को इंप्लीमेंट किया गया। न्यू रूल्स के हिसाब से समझने की कोशिश करिए कि करंट टाइम में जो बाउंड्रीज का दायरा है उसको 22 किलोमीटर डिसाइड किया गया, ठीक है। और 22 किलोमीटर के साथ साथ देखोगे दोस्तों कि थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया। रिलैक्सेशन इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि आप अभी तक अपने इकोनॉमिक प्रोसेस के लिए ओशियंस में पेनिट्रेट नहीं कर सकते थे, जैसे कि फिशिंग नहीं कर सकते थे, पेट्रोलियम ड्रिलिंग वगैरह नहीं कर सकते थे, लेकिन अब आप कुछ हद तक आपको रिलैक्सेशन के रूप में इस ट्रीटी के तहत करने को मिला है। और करंट टाइम में आप देखोगे दोस्तों कि यहां पे मेजर कंसर्न की बात है। देखिए दोस्तों ये एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी वाले सेक्शन में आपको बहुत हेल्प करेगा। इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि करंट टाइम में जो ओशियन वार्मिंग बढ़ती जा रही है, आप देखोगे कि उसकी यहां पे कुछ बातें हैं। आप देखिए यहां पे दोस्तों जो मेन पॉइंट्स है, आप चाहो तो एग्जाम में इस कंसर्न को कोट कर सकते हो। इस कंसर्न को कोट करोगे ना तो बहुत मतलब एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। देखिए दोस्तों यहां पे लिखा है द इफेक्ट्स ऑफ द ओशियन वार्मिंग इंक्लूड सी लेवल राइज ड्यू टू द थर्मल एक्सपेंशन, कोरल ब्लीचिंग, एक्सेलरेटेड मेल्टिंग ऑफ द अर्थ मेजर आइस शीट्स, इंटेंसिफाइड ह्यूरिकेन्स एंड चेंज इन द ओशियन हेल्थ एंड बायोडाइवर्सिटी। तो करंट टाइम में क्या है दोस्तों कि जो ओशियन की जो वार्मिंग है ना धीरे धीरे इफेक्ट करती जा रही है, थर्मल एक्सपेंशन बहुत ज्यादा। अब जाहिर सी बात है जो हमारी मैन मेड एक्टिविटी, अब हम मरीन लाइफ को तो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मरीन लाइफ को एक्सप्लॉइट करने के साथ साथ पेट्रोलियम्स की जो हम ड्रिलिंग कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है। और थर्मल एक्सपेंशन के साथ साथ आप देखोगे कि शी शोर्स में जो आइसबर्ग्स वगैरह हैं धीरे धीरे वो शीट्स डिप्लेट कर रही हैं, तो ओशियंस का लेवल अपने आप बढ़ता जा रहा है। तो यही कारण है कि थोड़ा सा एक मेजर कंसर्न है ओशियंस के रिगार्डिंग। तो ये यहाँ पे मेजर थ्रेट था, इसमें मैंने बात कर ली। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये कह सकते हो कि काफी मतलब मिस हैपनिंग और दुखदायी भी न्यूज है। दुखदायी इन द सेंस समझने की कोशिश करें कि साइंस एंड टेक के रिगार्डिंग में बहुत बड़ी मतलब अचीवमेंट होते होते हो गई। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या है कि नासा ने जो है अपनी फर्स्ट फ्लाइट को जो है जो मून रॉकेट का था करंट टाइम में, जिसका नाम था एमेटिस 1 मिशन, उसको अबॉर्ट कर दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि इनके 4 इंजन में से एक इंजन में से हाइड्रोजन फ्यूल लीक करने लगा, तो यही कारण था कि थोड़ा सा मतलब इस प्लान को ड्रॉप करना पड़ा। अभी भी देखिए कोई इतनी बड़ी गाइडलाइन तो नहीं, गाइडलाइन मतलब हेडलाइन नहीं आई है कि अब इस प्लान को कब रिपील किया जाता है। कुछ मतलब हद तक ये है कि अगले हफ्ते फिर चालू होगा, कुछ हद तक ये है कि आफ्टर सम डेज। तो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों इंपॉर्टेंट है, अब पहले की क्या कंडीशन हुई उससे हमको इंपॉर्टेंट नहीं है, ये करंट टाइम में जो न्यूज में है ये इंपॉर्टेंट है। तो जो आपके पीसीएस के पॉइंट ऑफ, देखिए दोस्तों ये मेंस के रिगार्डिंग भी इंपॉर्टेंट बन सकता है, लेकिन पीसीएस में तो 110% इसमें से आना है। इतना याद रखना दोस्तों कि नोएडा का डिमोलिशन बिल्डिंग केस हिस्ट्री फिक्स है, ये मतलब ये फिक्स है कि केस हिस्ट्री उससे कंफर्म 110%, 85% तो चांस है कि उससे बनना है। अब ये जो नासा का प्लान है इस पर भी देखिए दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए मैं आर्टेमिस 1 के बारे में बताऊंगा। देखिए दोस्तों आर्टेमिस 1 के बारे में क्या है कि इट इज अबाउट द लेइंग फाउंडेशन फॉर द मोर कॉम्प्लेक्स एंड द एम्बिशियस मिशन। इट इज कैरिंग द सेवरल पेलोड्स ऑफ द क्यूबसाइट्स। बेसिकली क्या है दोस्तों कि ये जो एमेटस मिशन था ना, ये क्यूबसाइट कई सारे मतलब सेवरल स्मॉल सैटेलाइट्स को कैरी करके ले जाने के लिए एक एयरक्राफ्ट छोड़ा जा रहा था मून्स में। बेसिकली क्या था दोस्तों कि ये एक बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट के लिए था कि किस तरीके से आप स्मॉल ऑर्गेनिजम्स लाइक द फंगी, एल्गे इन द आउटर स्पेस अफेक्ट्स द रेडिएशन स्पेशली इन द रिएक्शंस ऑफ द जीन। तो ये एक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए था कि आउटर स्पेस में जो फंगी और जो एल्वी है ना, किस तरीके से रेडिएशंस का इफेक्ट हो रहा है, स्पेशली जो जीन्स को इफेक्ट वहां पे पहुंचे। क्यों? क्योंकि आप तो सुने ही होंगे ना कि किस तरीके से ह्यूमन लाइफ को सेटलमेंट करने का प्लान बनाया जा रहा है। तो यही बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स के लिए था। तो आप देखोगे दोस्तों कि इस एयरक्राफ्ट के चलते क्या है कि जो रॉकेट यूज किया गया ना, द रॉकेट दैट हैज बीन यूज्ड फॉर द एमेटिस मिशन कॉल्ड द स्पेस लॉन्च सिस्टम इज मोस्ट पावरफुल एवर द बिल्ड देन द सैटर्न वी रॉकेट। तो यहां पे दोस्तों याद रखना कि पीसीएस में ये बन सकता है। ये जो थोड़ा सा इन कंपैरिजन की यहाँ पे बात है ना, सैटर्न वी रॉक, इससे कंपेयर करने की बात आ सकती है कि विच इज द मोस्ट पावरफुल। और आप देखोगे कि थोड़ा सा एक इसको मतलब स्पेसिफिक पॉइंट व्यू में कि इसको डमी पैसेंजर भी कहा गया। डमी पैसेंजर इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि इस पे एक डमी, जैसे आप मोबाइल फोन होता है ना, जब देखने जाते हो तो आपको एक डमी फोन दिखाया जाता है, तो वैसे एक डमी बॉडी क्रिएट करने की कोशिश की, जिसमें क्या था कि थोड़ा बहुत मटेरियल डाला गया ह्यूमन बॉडी का, स्किन का और सॉफ्ट टिश्यूज का, ताकि वहां पे सर्वाइवल रेट और रेडिएशन पेनिट्रेशन जीन्स का थोड़ा सा हो सके ठीक ठाक, मतलब बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को वहां पे एंटिटी को देख पाए कि क्या कंडीशन हो रही क्या नहीं। तो उस चीज करने के लिए यहाँ पे छोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे थोड़ा सा उसके कॉन्टेक्स्ट में जो
आर्टेमिस मिसाइल है उसके बारे में यहाँ पे बातें हैं। अब आप देखोगे दोस्तों कि द जायंट 98 मीटर टॉल रॉकेट वेगिंग द 25 टन्स कैन हेल्प द ओरिकन स्पेसक्राफ्ट अचीव स्पीड्स ऑफ ओवर 3600 किलोमीटर पर आवर टेक it directly to the moon, which is 1000 times farther than the international space station that see the regular traffic of the astronauts। तो वही सारी बातें देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा इस स्पेस के कंटेक्स्ट रिगार्डिंग में जो यहाँ पे ये जो है अमेटिस, इसके बारे में यहाँ पे बातें की गई हैं कि कैसे ये जो है 98 मीटर टॉल रॉकेट है, 250 टन की इसकी जो है कैपेबिलिटी है, मतलब वजन है, तो ओरियन स्पेसक्राफ्ट को कैसे ये 3600 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से अचीव कर लेगा। तो यही यहाँ पे बात है दोस्तों, इसको आप वीडियो पॉज करके ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब ये दोनों यहाँ पे चर्चा खत्म हुई दोस्तों। अब चलिए अब फ्रंट पेज पे आते हैं। फ्रंट पेज में देखिए दोस्तों कुछ डेटा दिए हुए हैं। अब देखिए दोस्तों डेटा के हिसाब से अगर बात करें तो उन डेटा को अगर यहाँ पे मैं चर्चा करने बैठूंगा ना, तो ये देखिए दोस्तों एक चीज याद रखना कि हम आपके अंदर क्यूरोसिटी जगाना चाहते हैं कि क्या जिज्ञासा, मतलब जिज्ञासा इन द सेंस कि टू बी अ ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट कि हुआ तो क्यों हुआ। आपका काम है, मतलब मेरा काम है आपके अंदर जिज्ञासा पैदा करना, ना कि अपंग बनाना। अपंग इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि करंट टाइम में देखिए जो करंट अफेयर्स का जो ट्रेंड बदल गया है ना सिविल सर्विसेज में, आपकी सिविल सर्विसेज के जो प्री के पेपर हैं वो टोटल करंट अफेयर और एनसीईआरटी पे बेस्ड होने लगे। अगर आपके अंदर खुद की क्यूरियोसिटी नहीं होगी जानने की, समझने की, तो कोई ऐसा नहीं होगा दोस्तों जो आपको बता पाए, समझा पाए। मैं आपको यहां पे सिर्फ गाइड कर सकता हूं कि उसके न्यूज का क्या कंटेक्स्ट है, क्या बैकग्राउंड है, वो मैं बता सकता हूं। अब मैं एक एक डेटा नहीं बताऊंगा आपको कि क्या वहां पे हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कितना परसेंटेज है। ये अगर आप तैयारी कर रहे हो, सीरियस एस्पिरेंट हो, तो आपको खुद देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हाँ, वीडियो पॉज करके जरूर मैंने हाईलाइट किया, आप देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे एनसीआरबी की कुछ रिपोर्ट है। अब सबसे पहले दोस्तों की देखिए एनसीआरबी होता क्या है। तो एनसीआरबी की रिपोर्ट इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि एनसीआरबी के बारे में सबसे पहले जानेंगे। एनसीआरबी वाज द सेटअप, अब देखिए ये यहां पे नहीं लिखा है, तो जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो इसका मसाला है अंदर का, वो मैं आपको बता रहा हूं। द एनसीआरबी वाज द सेटअप इन द 1986 टू फंक्शन एज द रेस्पिरेटरी ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ द क्राइम एंड क्रिमिनल्स सो एज टू असेट द इन्वेस्टिगेटर्स इन द लिंकर क्राइम्स टू द पेरिपेटर्स बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द टंडन कमेटी। याद रखना दोस्तों, टंडन कमेटी की सिफारिश पे एनसीबीआरबी का 1986 में 1986 में गठन हुआ। गठन किस लिए हुआ? क्राइम और क्रिमिनल्स के एंटिटी के डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए। तो बेसिकली क्या था कि नेशनल पुलिस कमीशन 1977 से 1981 के बीच में जो टंडन कमेटी की जो सिफारिश थी ना कि एक कॉमन डेटाबेस तैयार किया जाए। डेटाबेस इन द सेंस समझने की कोशिश करिए दोस्तों कि ये एक टाइप का कह सकते हो कि डेटा प्रोवाइड करता है कि जैसे समझने की कोशिश करिए कि स्टेट्स में क्या क्राइम हो रहा है, कितना परसेंट क्राइम है, ये एनसीबीआरबी का काम है। अब जो स्टेट जो निकालेगा वो डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग के एवरेज के हिसाब से आपको एनसीबीआरबी का डेटा देता है। वो एनसीबीआरबी बताता है कि क्या करंट टाइम में चल रहा है। तो देखिए एनसीबीआरबी के डेटा के हिसाब से देख सकते हो यहाँ पे 3-4 बातें हैं, 2-3 न्यूज है आज यहाँ पे। एक क्राइम रेट को लेकर है और दूसरी आप देखोगे कि किस टाइप से डेली वेजेस जो मतलब डेली वेजेस के जो लेबर हैं धीरे धीरे कैसे इनका सुसाइड करने का जो है ट्रेंड बढ़ता है। ट्रेंड बढ़ना तो देखिए दोस्तों अमानवीय बात मैंने बोल दी, मतलब कि कैसे कैसे आप देखोगे कि ग्राफ लेवल बढ़ता जा रहा है। तो ग्राफ लेवल के बढ़ने इन द सेंस आप देखोगे कि ये डेटा देखिए दोस्तों, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ो ना तो जो उसमें ग्राफ दिया हो ना, अगर आप उसको ही कर लो तो ग्राफ को ही पढ़ के आपने समझ लीजिए 30-35% तो समझ लिया। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ग्राफ में क्या लिखा है कि आप देखोगे कि 2021 में किस तरीके से 1,64,033 लोगों ने क्या किया कि बेसिकली टोटल सुसाइड्स हुए हैं। अब इसमें देखिए 1,64,033 में से क्या है कि 42,004 लोगों ने तो कम से कम डेली वेजेस वर्कर ही थे। तो ये डेटा पिछले साल के मुकाबले जहां 37,666 था उसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। तो आप देखोगे कि यही एनसीबीआरबी की रिपोर्ट है कि किस तरीके से ये जो डेली वेजेस हैं के जो वर्कर हैं यहाँ पे कैसे कैसे मतलब बढ़ते जा रहे हैं, इनकी डेथ रेट बढ़ती जा रही है। तो अब दोस्तों इस न्यूज़ को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे डिस्कस करते हुए दोस्तों जो बातें लिखी है वो मैं आपको बताता हूँ कि एट द नेशनल लेवल द नंबर ऑफ द सुसाइड्स इंक्रीज्ड बाय द 7.7% फ्रॉम द सेवरल ईयर 2020 टू द 2021। तो यही है कि नेशनल की जो एवरेज इंक्रीज दर है ना 7.7, उससे भी कहीं गुना ये आगे बढ़ चुका है डेली वेजेस का 11.52% के आसपास। तो आप देखोगे कि जो डेली वेजेस में है ना ये बेसिकली क्या है कि एग्रीकल्चर लेबर्स हैं। एग्रीकल्चर लेबर्स इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि जो डेली वेजेस वर्कर होते हैं जिनके पास या तो खुद की जमीन नहीं या तो खेती बाड़ी करने वाले हैं, तो इन्हीं का सुसाइड रेट दर बहुत बढ़ता जा रहा है। देखिए दोस्तों इस चीज को आप वहां रिलेट कर सकते हो कि किस तरीके से अभी भी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं जो इंप्लीमेंट हैं, देखिए सुसाइड क्यों कर रहे हैं। अगर ये समृद्ध होते, आप ही बताइए, अगर आप समृद्ध हो, खाने पीने को मिल रहा है, जिंदगी ऐसी कट रही, तो क्यों मरोगे कटोगे। हाँ, तो थोड़ा सा यही है कि किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बढ़ते की वजह से, एम्प्लॉयमेंट की वजह से सुसाइड का दर। अब देखिए दोस्तों हर आदमी सुसाइड तो जरूरी नहीं कि एम्प्लॉयमेंट से, कुछ अपने फैमिली प्रॉब्लम की वजह से कर रहा है, कोई अपने बीवी बच्चों से परेशान होकर कर रहा है, तो जरूरी नहीं है। अभी एनसीबीआरबी का जो डेटा है इसमें क्या है दोस्तों कि सारी चीजें कंक्लूड करके भी कभी कभी आ जाती हैं, लेकिन मोस्टली क्या है कि यहाँ जो डेली वेजेस की बात है ना, आप इसको एग्जाम में अकॉर्डिंग टू सर्वे डेटा करके अगर लिखोगे ना तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो एग्रीकल्चर लेबर्स की यहाँ पे बात की गई। अब देखिए दोस्तों वीडियो को पॉज करना, अब यहाँ पे जो परसेंटेज है वो आपका काम है देखने का। अब यहाँ पे मैं एक एक का डेटा 2015 में कितना हुआ, 2020 में कितना हुआ, ये इतना मैं नहीं बताऊंगा, खामा वीडियो बड़ी हो जाती है, कोई देखता भी नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद यहां पे जो होगा आप देखेंगे कि बेसिकली क्या है कि पॉस्को एक्ट के बारे में बात की जा रही है। पॉस्को एक्ट का बेसिकली क्या है,
यहाँ पे जो है दोस्तों पॉस्को एक्ट के डेटा के बारे में बात की गई। पॉस्को एक्ट के डेटा को समझने की कोशिश करिए तो पॉस्को एक्ट जो डेटा है बेसिकली क्या है दोस्तों कि इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। क्रिमिनल ऑफेंस मतलब समझने की कोशिश करिए कि 14-15 मतलब पहले क्या था दोस्तों कि इसका दायरा तय किया गया था कि 16 साल की बच्चियों से नीचे के बीच में अगर छेड़खानी होती है तो उसको पॉस्को एक्ट के तहत दर्ज किया जाएगा। लेकिन अब क्या हुआ दोस्तों कि इसको थोड़ा सा एक्सीड करके 18 कर दिया कि अगर 18 से कम की एज के बीच में मतलब होता है थोड़ा सा सेक्सुअली ऑफेंस होता है तो उसको पॉस्को एक्ट के तहत बात की जाएगी। तो जो पॉस्को का जो सार था वो मैंने आपको बता दिया और डिटेल में नीचे देखिए थोड़ा सा मैंने क्रिस्प नोट बनाया वो मैं आपको डिटेल में यहाँ पे बता देता हूँ। अब क्या दोस्तों कि यहाँ पे पॉस्को के बारे में जो बात है देखिए लिखा है कि देखेंगे कि सिक्किम इज द हाईएस्ट रेट सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट द चिल्ड्रन विथ 48.6 फॉलोड बाय द केरला, मेघालय 27.8, हरियाणा 24.7, मिजोरम 20। तो वही है कि सिक्किम का किस तरीके से हाईएस्ट रेट पॉस्को में बढ़ गया है। आप देखोगे कि 2021 में यूपी में 7,129 मुकदमे दर्ज किए गए, 6200 जो है महाराष्ट्र में दर्ज किए गए, महाराष्ट्र में जो है 6,070 दर्ज किए गए, तमिलनाडु में 4,465, कर्नाटका में 2,813। तो देखिए आंकड़ा क्या है ना दोस्तों कि अगर कहीं कोट करोगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को मैं इसीलिए हाईलाइट कर दिया हूं और भी बहुत से ऐसे हैं, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके आराम से इन डेटा को नोट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे एक बात लिख के आई है कि करंट टाइम में क्या है कि यहाँ पे चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत भी कुछ बात की गई कि देखा गया है कि देयर वर 982 केसेस रजिस्टर्ड अंडर द चाइल्ड लेबर एक्ट। चाइल्ड लेबर एक्ट क्या है बेसिकली देखोगे कि समझने की कोशिश करो, इसके क्रिस्प नोट को अगर दिखाऊं तो चाइल्ड लेबर एक्ट बेसिकली क्या है कि 1986 में इसका गठन हुआ था और 1986 के गठन के साथ देखोगे कि एम्स ऑफ प्रोहिबिटिंग एंगेजमेंट ऑफ द चिल्ड्रंस बिलो 14 इन द सर्टेन हैजार्डियस ऑक्यूपेशन द प्रोसेसेस एज वेल एज रेगुलेटिंग द कंडीशंस ऑफ द सर्विसेज सच एज चिल्ड्रन एंगेज्ड इन द नॉन हैजार्डियस ऑक्यूपेशन इन द प्रोसेस। तो वही है कि 14 साल के कम उम्र के बच्चे जो हैं उनको आप हैजार्डियस कंडीशन की एनवायरमेंट में एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते हो। मतलब इन द सेंस कि अब 14 साल के नीचे का बच्चा क्रैकर की फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता, तेजाब की फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता। तो ये थोड़ा सा मतलब एक लॉ बनाया गया था। इस लॉ का देख लिया दोस्तों 1986 में गठन हुआ था, ये चीज़ को याद करना। अब देखिए यहाँ पे बात लिखी है कि 982 केसेस जो है लास्ट ईयर दर्ज किए गए, जिसमें सबसे ज़्यादा 305 जो थे वो तेलंगाना के थे। तो ये मैंने यहाँ पे बता दिया। ठीक है दोस्तों, अब ये न्यूज़ यहाँ पे खत्म होती है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब दोस्तों हम अपने एडिटोरियल सेक्शंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो एडिटोरियल सेक्शंस में क्या है बेसिकली दोस्तों कि आज एडिटोरियल वाले पेज पे यहाँ पे क्या है कि मैं लगभग यहाँ पे आपसे 2 एडिटोरियल डिस्कस करूँगा। एक एडिटोरियल छोटा सा है तो मैं आपको ऐसे ही छोटे में बता देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे द आइडियाज़ वाले पेज में एक फ्रीबीज के रिगार्डिंग में कंटेक्स्ट में कुछ आइडियाज़ हैं, तो इसको यहाँ पे डिस्कस करूँगा। और उसके बाद जो है दोस्तों इंटरनेशनल रिलेशन से एक न्यूज़ निकल के आ रही है। इंटरनेशनल रिलेशन से क्या है कि छोटी मोटी न्यूज़ है, कोई इतनी बड़ी बड़ी न्यूज़ नहीं है। पहली न्यूज़ जो है, पहले चलिए अच्छा इंटरनेशनल रिलेशन की यहाँ बात कर देते हैं, उसके बाद जो है एडिटोरियल सेक्शंस को। बेसिकली क्या है दोस्तों कि इंटरनेशनल रिलेशंस की न्यूज़ देखोगे तो श्रीलंका में करंट टाइम में जो क्राइसिस चल रही है इसको टैकल करने के लिए अपने जो नेशनल कैरियर्स हैं इनको क्या है कि प्राइवेटाइज करने की कोशिश की जा रही है। अभी तक क्या है दोस्तों कि देखिए जब तक पब्लिक प्लेयर है तब तक थोड़ा सा ये एंटिटी घाटे में है, प्राइवेट प्लेयर आ जाएगा तो थोड़ा सा फ्लरिश कर जाएगा। तो यहाँ पे एक मेजर स्टेप है। और आप दोस्तों यहाँ पे एडिटोरियल पेज को डिस्कस करेंगे। एडिटोरियल पेज में आप देखोगे दोस्तों कि एक डिमोलिशन डे को लेकर यहाँ पे कुछ बातें लिखी जा रही हैं। डिमोलिशन डे को देखिए दोस्तों क्या है कि थोड़ा सा एक एथिक्स को लेके कुछ बातें हैं। एथिक्स की केस हिस्ट्री को समझने की कोशिश करिए दोस्तों कि यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि यहाँ पे बात यह है कि कैसे डिमोलिशन है, मतलब कि जिस दिन बिल्डिंग गिराई गई उस दिन आप देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट के जो सुपरटेक आदेश पे जो सुपरटेक ट्विन टावर्स जब गिराए गए तो वो 12 सेकंड के लिए जो मतलब था मूवमेंट, वो लोगों के लिए कितना मतलब मजेदार मूवमेंट था कि किसी की तबाही को देख के लोग कितना खुश हो रहे हैं। किस तरीके से मीडिया प्लेयर्स ने उसको कैमरास कवरेज दिया, सब कुछ दिया, मतलब इतने बड़े परफॉर्मेंस पे उसकी बातें की गई कि क्या बताएं। तो यहीं पे दोस्तों थोड़ा सा यहाँ एथिक्स को लेकर कि एक तरफ बिल्डिंग गिराई गई, उन लोगों के सपने जो उस बिल्डिंग से जुड़े थे उनके वहां मलबे में दब गए, और दूसरी तरफ वो लोग थे जो वहां पे खड़े होकर मजा ले रहे थे। देखिए दोस्तों आपसे एक थोड़ा सा मतलब डीप यहाँ पे बात करता हूँ कि आप इस कंटेक्स्ट में सोचिए कि अगर आपके हाथ में होता तो आप क्या करते। अगर दोस्तों मेरे हाथ में होता, देखिए ये बिल्डिंग का क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये कुतुब मीनार से भी बड़ी बिल्डिंग थी। तो अगर मेरे कंटेक्स्ट में बातें होती ना दोस्तों, अगर मुझे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि देखिए हर इंसान की सोच समझ अलग है। अगर मुझे इसके रिगार्ड में कुछ डिसीजन लेना हो सकता हूँ मैं गलत हूँ, मुझे कोई सही कर सके, अगर इसके रिगार्ड में मुझे डिसीजन लेना होता तो मैं क्या करता कि उसमें जो नॉर्थ ईस्ट लोग में झोपड़पट्टी में रहते हैं कुछ हद तक उनको बांटा जाता, कुछ हद तक उनको एलोकेट किया जाता। अब वो बात सही है, ये जो मलबा है इसको आवास विकास जो प्रधानमंत्री का जो है अर्बन प्लान जो चल रहे हैं क्या बोलते हैं आवास योजना, उस मलबे में ये मलबे घर बनाने के काम आ सकते हैं। ये बात सही है, ये बात सच है कि ऐसा नहीं कि टोटल वेस्ट क्या काम आ सकता है। लेकिन देखिए दोस्तों कहीं ना कहीं इस मलबे से ज्यादा कीमती लोगों के इमोशंस थे, लोगों के सेंटिमेंट्स थे। तो ये केस हिस्ट्री आप अपनी प्रिपेयर रखिएगा, ठीक है, इसको मैंने यहां पे बता दिया। अब देखिए दोस्तों यहां पे क्या है कि इनइक्वालिटी हर्ट्स ऑल।
तो यहाँ पे देखिए दोस्तों थोड़ा सा क्रिटिसाइजिंग है वर्ण व्यवस्था को लेके। आपने पढ़ाई होगा कि किस तरीके से वर्ण व्यवस्था जो है अपनी बटी हुई है ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, शूद्र में। तो यहाँ पे क्रिटिसाइजिंग इन द सेंस ये है कि यहाँ पे वो बातें लिखी गई कि किस तरीके से अभी भी देश की आज़ादी के बाद हम बेशक पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक तो हो गए हैं, लेकिन अभी भी हम सोशली बहुत पीछे हैं। सोशली इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि अम्बेडकर के बयान को ही इन्होंने दिया है कि अम्बेडकर ने किस तरीके से 1948 में ये बात कही थी, बाबा साहब अम्बेडकर ने, कि अभी भी हम पॉलिटिकल आज़ादी तो पा गए लेकिन सोशल आज़ादी नहीं पाए। सोशल आज़ादी इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि अभी देखिए जो राजस्थान में अमानवीय घटना हुई ना कि घड़े से पानी पीने पे वहां के मास्टर ने पीट पीट के उस बच्चे को मार डाला, ठीक है। तो उसी के कंटेक्स्ट में क्रिटिसाइजिंग यहाँ पे बात यह है दोस्तों कि इस अमानवीय घटना में अभी भी क्या है कि लोगों के बीच में जो सोशल ऑर्डर बना है कि इंसान की कास्ट के हिसाब से उसका ऑक्यूपेशन डिसाइड होगा। मतलब इन द सेंस समझिए कि अगर कारपेंटर है तो वो पूजा पाठ नहीं कर सकता। मतलब यह है कि अगर आपकी कारपेंटर की कास्ट है तो ये अनुमान लगाया जाता है कि जैसे मान के चलिए कि कारपेंटर की कास्ट वाला कारपेंटर का ही काम अभी भी ऑक्यूपेशन को चुनेगा। तो ये जो सोशल ऑर्डर है ना वो अभी भी लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्टेड है। कॉन्फ्लिक्टेड मतलब अभी भी सेटल्ड है। तो इसी को लेकर यहाँ पे बातें हैं। अब देखिए दोस्तों जो यहाँ पे क्रिटिसाइजिंग बात थी वो मैं नहीं करूंगा। क्रिटिसाइजिंग मतलब ये है कि कैसे सोशल ऑर्डर की कमियां। अब ये देखिए आप ऐसी कोई बात भी मत लिखो कि धीरे धीरे आप एकदम ही सोशल वाइडर गैप को दिखाने लगो। आप ज्यादा सोशल वाइडर क्यों? क्योंकि सोशल ज्यादा वाइडर को भी आप नहीं दिखा सकते ना। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है दोस्तों की एक बात लिखी है, स्टक इन द एरा ऑफ द स्क्राइब्ड स्टेटस कोड्स आवर एजुकेशन सिस्टम्स कैन हार्डली encourage critical thinking, Indian schooling focus one time examination rather than the range of the assessment, just the abilities of the student। तो यही बातें दोस्तों कि कैसे करंट टाइम कास्ट सिस्टम तो है, हावी तो है ही ऑक्यूपेशन। और आप देखोगे कि अपने जो एजुकेशन का जो दायरा है ना डिसाइड करने का, जो करंट टाइम में हम वन डे एग्जाम पॉलिसी ला रहे हैं, अगर हम चाहें तो इसको असेसमेंट एबिलिटी के बेसिस पे भी अगर करेंगे ना तो कुछ हद तक बच्चों की कामियों खमियां को हम ठीक कर सकते हैं, उनकी एबिलिटीज को हम ठीक कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों एक चीज याद रखना कि ये जो कास्टिज्म की जो भावना है ना ये एक ना एक दिन जाएगी जरूर, ये फिक्स है, इसको कोई नहीं बदल सकता। देखिए दोस्तों समझने की कोशिश करिए कि अभी भी इंडिया के विलेजेस में कास्टिज्म हावी है, लेकिन शहरों में अभी भी लोग एक दूसरे के साथ मिलना जुलना पसंद करते हैं। वो अलग बात है कि गांव का एक सोशल ऑर्डर अलग डिसाइडेड है, राजपूतों का अलग गांव होता है, ब्राह्मणों का अलग गांव होता है, अदर कास्टेस का अलग है, लेकिन शहरों में ऐसा नहीं है। आने वाले कुछ टाइम में कुछ हद तक ये चीजें सही हो जाएंगी। देखिए दोस्तों एक चीज याद रखने की कोशिश करें, मैं एग्जांपल से समझाता हूं कि मैं भी ब्राह्मण कम्युनिटी से ताल्लुकात रखता हूं, मतलब ताल्लुकात क्या, मैं भी ब्राह्मण कम्युनिटी का हूं। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं कि पहले का जो सोशल ऑर्डर था वो ये चेंज हुआ कि इन द सेंस समझो कि पहले क्या था कि लोगों की मानसिकता ये थी कि शेड्यूल कास्ट से थोड़ा सा दूरी बनाना है, उनके साथ उठना बैठना भी नहीं है। फिर जब हमारे फादर की जनरेशन आई तो उनके साथ आप उठ बैठ सकते हो लेकिन खा पी नहीं सकते हो। अब हमारी क्या जनरेशन आई कि हम उनके साथ खा पी सकते हैं, लेकिन अभी भी देखिए दोस्तों मैं डाउन टू अर्थ की बात कर रहा हूं। यहाँ पे कोई मैं राजनीतिक यहाँ बयान आपको नहीं दे रहा हूं, डाउन टू अर्थ की बात कर रहा हूं। जो आप अपनी सोशल ऑर्डर घर से सीखते हो समझते हो, मैं उस चीज को यहाँ पे बात कर रहा हूं, पर्सनल व्यू दे रहा हूं कि अब जो हमारी जनरेशन है वो खा सकती है पी सकती है, लेकिन कहीं हद तक अभी भी हमारे मैरिज के बीच में वो दायरा है इंटरकास्ट को लेके। लेकिन कुछ टाइम बाद जब अगला जनरेशन आएगा ना, लगभग 25-30 साल बाद, तो धीरे धीरे ये दायरा भी कम होता जाएगा, खत्म होता जाएगा। तो यही बात है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था जो मैंने बता दिया, ठीक है। अब लास्ट में चलते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन्ड आइडियाज में कुछ बातें हैं। एक्सप्लेन्ड आइडियाज में देखिए दोस्तों क्या है कि फ्रीबीज को लेके है। एक्सप्लेन्ड आइडिया सेक्शन में फ्रीबीज को है कि देखिए दोस्तों यहाँ पे फ्रीबीज के कंटेक्स्ट में दो बात की गई है कि एक फ्रीबीज उनको दिया जा रहा है जो पहले से प्रॉस्पेरस है, एक फ्रीबीज उनको दिया जा रहा है जो जरूरतमंद है। जरूरतमंद इन द सेंस समझने की कोशिश करिए, मैं एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाता हूं कि मान लीजिए कोई स्टेट है इलेक्शन में जीतने के लिए अगर आपको ऐलान कर देती है कि हम आपको 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे। अब कोई आदमी 8,000 रुपए की नौकरी करता हो, 6,000 रुपए की नौकरी करता हो और 7 रुपए यूनिट बिजली हो और महीने का मान के चलिए वो 100 यूनिट चलाता हो, तो 700 रुपए तो बिजली का बिल भर देगा। तो 6,000 रुपए की जिंदगी में 700 रुपए का जब वो बिजली का बिल ही भर दे रहा है, तो क्या उसकी सोशल लाइफ होगी और क्या उसका मतलब लिविंग स्टैंडर्ड उतना इंप्रूव हो पाएगा? तो ये जो 200 यूनिट फ्री बिजली की बात है, ये उसके लिए तो सही है। अब जो आदमी महीने का, जिसके घर में खुद 4-4, 5-5 लोग सरकारी नौकरी करने वाले हैं, जिसके घर में महीने के 5 लाख 6 लाख रुपए की इनकम है, और उनको भी आप 200 यूनिट फ्री बिजली दे रहे हो, तो क्या ये बताइए सही है? तो ये यहाँ पे फिजिकल बर्डन की बात की गई है। फिजिकल बर्डन इन द सेंस समझने की कोशिश करिए दोस्तों की यहाँ पे एक केस हिस्ट्री पंजाब को लेकर बात की गई। केस हिस्ट्री पंजाब को कि कैसे सन 2000 तक पंजाब का जो पर कैपिटा इनकम था वो केरला और महाराष्ट्र के कंटेक्स्ट में बहुत ज्यादा था। इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि पंजाब ने किस तरीके से एग्रीकल्चर में सब्सिडाइज देने की कोशिश की, लेकिन इंडस्ट्रियल पे उतना फोकस नहीं किया। नतीजा क्या हुआ कि अगले साल आप देखोगे, अगर देखिए दोस्तों एक चीज याद रखना है कि अगर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन में इंसेंटिव देना स्टार्ट करोगे ना, तो धीरे धीरे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि आज गवर्नमेंट का प्लान क्या है। अगर आप कोई छोटा बिजनेस करना चाहते हो तो कौशल विकास योजना से आप अपने बिजनेस को प्लान्स को दिखाओ, आपको छोटा अमाउंट एक मिल जाएगा। आप बिजनेस करोगे, जाहिर सी बात है खुद छोटा सा धंधा करोगे, 4 लोग को नौकरी दोगे, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करोगे, जीडीपी में इजाफा होगा, जाहिर सी बात है पीएलएफएस का डाटा अपने आप इंप्रूव होगा।
तो वही सारी बातें हैं कि धीरे धीरे कैसे, देखिए दोस्तों, आप एग्रीकल्चर पे भी डिपेंडेंट नहीं हो सकते हो इन द सेंस समझने की। देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे बात नहीं लिखी है, पर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि करंट टाइम में जो किसान की हालत है, वो उस हालत का कारण जानते हैं क्या है? 1991 में, इतना याद रखिए कि जब हम एलपीजी को लाए, प्राइवेटाइजेशन को जब हमने अपनाना शुरू किया, लिबराइजेशन लाया, प्राइवेटाइजेशन लाया, ग्लोबल बनने की कोशिश की, तो उस टाइम हमने लाइसेंस राज को खत्म किया। लाइसेंस राज को खत्म करने के साथ साथ हमने 4-5 क्राइटेरिया बनाया कि ये पटाखे की फैक्ट्री, तेजाब की फैक्ट्री, मेडिसिन की फैक्ट्री खोलने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए, बाकी छोटा मोटा धंधा करने के लिए लाइसेंस नहीं चाहिए। इस चीज को भले हम लोगों ने ठीक किया, लेकिन आप देखोगे दोस्तों कि उस वक्त भी किसानों पर उतनी ध्यान नहीं दी गई। यही कारण है कि तब से वो वाइडर गैप आज तक क्रिएट चला आ रहा है। ठीक है, एक चीज याद रखना कि पहले की पॉलिसीज में टोटल इकोनॉमिक एग्रीकल्चर की बात की जाती थी, लेकिन जब 1991 के बाद का एरा आया ना, तो धीरे धीरे किस तरीके से प्राइवेट एंटिटीज प्लेयर्स को एंट्री दी गई, और धीरे धीरे क्या हुआ कि गवर्नमेंट लिबरल होती गई और प्राइवेट एंटिटीज को अपनाने के साथ साथ ग्लोबल बनाती गई। अब जाहिर सी बात है, वर्ल्ड की मार्केट जब आके कंपीट करने लगेगी, तो धीरे धीरे क्या है कि कंपटीशन का दायरा बढ़ जाएगा। कंपटीशन का दायरा बढ़ जाएगा तो इंडस्ट्रीज, और जाहिर सी बात है, अपने आप को कंपिटेटिव बनाने के लिए और फ्लरिश करने जाएगी। लेकिन अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर पीछे चला गया। तो देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे नहीं लिखा था, पर मैं आपको बताता हूँ कि करंट टाइम में जो किसानों की हालत है ना, वो 1991 से इसी की देन है, जो अभी तक चली आ रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बताया। तो उसके बाद आप देखोगे, अब ज़्यादा समय न लेते हुए मैं यहाँ पे आता हूँ, मतलब कहानी को पूरा करता हूँ। तो आप देखोगे कि किस तरीके से जो अदर नेबरहुड स्टेट्स थे पंजाब से जुड़े हुए, उन्होंने इंडस्ट्रियलाइज पे फोकस किया, इंडस्ट्रियलाइज को इंसेंटिव देना किया। नतीजा क्या हुआ? एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत अच्छा जनरेट हुआ। जो पर कैपिटा इनकम पंजाब से उनकी कम थी सन 2000 में, सन 2001 में उनसे ज़्यादा बढ़ गई। तो कहानी का सारांश यही है कि आप टोटली एग्रीकल्चर पर भी डिपेंडेंट नहीं हो सकते हो, इतना याद रखना। ठीक है दोस्तों, तो कहानी जो थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके ये सारी बातें जो यहाँ पे लिखी हैं वो पढ़ सकते हो। लास्ट में क्या है दोस्तों कि ये समरी है फ्रीबीज की, वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ कि इन समरी वन कुड आर्ग्यू दैट देयर आर द यूनिवर्सल फ्रीबीज दैट द स्टेट मस्ट गारंटी, विच इंक्लूड सिक्योरिटी, जस्टिस एंड बेयर मिनिमम एमेनिटीज सच एज फूड, शेल्टर, एजुकेशन, वाटर, सैनिटेशन, एयर। तो गवर्नमेंट का काम यही है कि जो मिनिमम एंटिटीज हैं, जैसे कि दवा, पानी, साफ पानी, अस्पताल, शिक्षा व्यवस्था, ये काम बेशक सरकार का है देना, लेकिन हाँ, आप फ्रीबीज को इस तरीके से भी नहीं ला सकते हो कि आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन चला जाए। फाइनेंशियल बर्डन मतलब फिस्कल डेफिसिट, आपके उतने राज्य की आय नहीं है और आप उतनी सब्सिडी दिए जा रहे हो। तो ये यहाँ पे मेजर कंसर्न है। फ्रीबीज आपको इस तरीके से एलोकेट करना है कि आपका बैलेंस बना रहे। आपको प्राइमरी नीड तो पूरी करनी पड़ेगी, लेकिन उस हद तक करनी पड़ेगी, वो चीजें भी देखनी पड़ेंगी कि आपको फाइनेंशियल बर्डन ना हो। ठीक है दोस्तों, तो जो यहाँ पे बात थी वो यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर दी। उम्मीद करता हूँ मेरी कई बातें आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। हाँ, अगर मेरे कहीं भी बयान से आपको एक विवाद उत्पन्न हुआ हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्यों? क्योंकि सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, इस लोकतंत्र की सरकार में विरोधी विचारधारा भी होना बहुत जरूरी है। एक अच्छे लोकतंत्र के लिए विरोधी विचारधारा होना भी बहुत जरूरी। हो सकता हो मेरी कोई कॉन्फ्लिक्टिंग बातें हो सकता हो आपके उसके फेवर में व्यूज हो, तो दोनों बातें होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो आपकी कोई बात हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर रखना। ठीक है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।